चलिए, बड़े वर्षों के बाद आज अच्छे दिन आ गए और हमारा जो रुपया है पहले 58 होता था मोदी जी के कार्यकाल से पहले, अब 95 तक पहुंच गया पर डॉलर। तो अच्छा हो गया, मतलब कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितनी देखिए बढ़ोतरी आई है। और 3 रुपए पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, 3 रुपए डीजल के दाम भी बढ़ गए, दूध के दाम भी बढ़ गए, सीएनजी भी 2 रुपए सीएनजी के भी दाम बढ़ गए। तो मुझे ये सवाल पूछना है प्रधानमंत्री जी से कि जिस पे आप बात करते थे कि भैया अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, तो आप 12 साल तो हो गए हम इंतजार करते करते, ये अच्छे दिन ला रहे थे आप? किसके अच्छे दिन आए? कुछ लोगों के तो जरूर आए हैं, हम जानते हैं, क्योंकि 15-15 गाड़ियां लेके चलते हैं मंत्री लोग, उनके तो अच्छे दिन आ गए। और मुझे ये ताज्जुब की बात मैंने देखी कि आरएसएस के चीफ जो हैं भागवत साहब, वो भी अभी 10, 11, 12 गाड़ियों से चल रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्टेयर मेजर्स होने चाहिए, तो भागवत साहब क्यों कर रहे थे ऐसा? फरवरी 28 को अमेरिका ने अटैक किया, फरवरी को ना, और फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, आज मई में है। हॉर्मुज से कोई तेल आ नहीं रहा, तेल की किल्लत है, स्टॉक्स हमारे पास है नहीं। सभी जानते हैं कि इसकी वजह से बड़ी मुश्किल आर्थिक स्थिति आएगी, हमारी जो आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट आएगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, ये सब जानते थे, प्रधानमंत्री जी भी जानते थे, सभी जानते थे। तो ये जो तामझाम चल रहा था इलेक्शन के टाइम, ये क्यों चल रहा था? तब तो प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। जब इलेक्शन खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि भाई ऑस्टेयर मेजर होने चाहिए। अरे हम लोग भी तो मंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। कौन से चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, 12 गाड़ियों से चलते थे, एक अपनी गाड़ी एक होती थी उनकी, कभी कभी तो खुद चलाते थे। हम लोग कौन सी 4 गाड़ियों से चलते थे? कभी नहीं। हमारे सारे मंत्रिमंडल के लोग कभी ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि होम मिनिस्टर दो गाड़ियों के साथ चलते थे। कि इनकी क्या मतलब कि इनको हर जगह से क्या कोई घबराहट है कि हमें 10-12 गाड़ियां से चलना है, क्योंकि हमें जनता को दिखाना है कि मैं कौन हूं। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स तभी से शुरू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या होने वाला है। उड़ीसा में देखो, लाइन लग गई पेट्रोल के लिए, वो ऐसा होने वाला है यहाँ। और अभी आपको मालूम है कि हमने कहा है अमेरिका को, हमने कहा है कि हमें आप अनुमति दीजिए कि रशिया से हम खरीद लें, हमें खरीदने दीजिए। ये हम मांग रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस किस्म की राजनीति हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लोग चुनाव के पहले, बहा देते हैं पैसा, और फिर बात करते हैं ऑस्टेरिटी की। और अगर आपने 2 गाड़ियां कम भी कर ली, तो इसका मतलब पहले आपको उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि खासतौर पे प्रधानमंत्री जी की तो सिक्योरिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोई संकट में नहीं होना चाहिए उनको। लेकिन अगर 2 गाड़ियां कम कर ली या 3 गाड़ियां कम कर ली, तो इसका मतलब है कि इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी पहले। नहीं तो क्यों कम की? कम करनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की बात है।
और बाकी लोगों की भी सिक्योरिटी की बात है, मंत्रियों की भी सिक्योरिटी की बात है। अगर कम कर रहे हो तो इसका मतलब पहले जरूरत नहीं थी, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। और इनके एमएलए से पूछिए, जो वहां के जो प्रदेशों में जो मंत्री हैं, जिन जहां इनकी सरकारें हैं, कितनी गाड़ियों से चलते हैं। दुख की बात है कि इस देश के प्रति, भविष्य के प्रति बयान तो दे सकते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं। चलिए इस बात को छोड़िए, एक और दिलचस्प बात हुई है कि दत्तात्रेय हसबले साहब ने एक बयान दिया है, और लगता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत जारी रखे। और अच्छी बात है, अगर मैंने ये कहा होता तो मैं एंटी नेशनल हो जाता, प्रो पाकिस्तान हो जाता। और अगर कोई और कहता तो उसको बोलते तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। होसबले साहब बोल दें तो फिर वो सही है, फिर तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि होसबले साहब तो उनके उनके इशारों पे तो सरकार चलती है ना। नंबर 2 है आरएसएस की हायरार्की में, उनके इशारों से सरकार चलती है। और देखो पाकिस्तान का बयान देखो, उधर से बयान आया है कि अगर इंडिया हमारे से बात करना चाहता है वो अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेप है। तो होसबले साहब की तुलना इंडिया से हो रही है। अरे कौन है होसबले साहब? वो इन लोगों में से कोई टैक्स देता है? जो 10-10 12-12 गाड़ियां चलती हैं, ये हमारे पैसे से चलती हैं ना। टैक्स हम देते हैं, गाड़ियां यहां चलती हैं, और सरकार में भी नहीं है। एक नई किस्म की राजनीति है। और मतलब वो कहते हैं कि 2 ट्रैक डिप्लोमेसी तो चल ही रही थी। और सबसे ताज्जुब की बात जो मुझे लगी, मुझे चुभी भी, इनफैक्ट बहुत चुभी, उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, कोटिंग, सी एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड डिप्लोमेटिकली एंड पाकिस्तान कीप्स मेकिंग पिन प्रिक्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कीप्स मेकिंग पिन प्रिक्स, मतलब कि चुभी हुई बातें करते हैं। हाँ, और पिन प्रिक्स में क्या हुआ? 26 के लाना, 26/11 पिन प्रिक हो गया, पुलवामा पिन प्रिक हो गया, पहलगाम पिन प्रिक हो गया। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर कोई हमला करे तो वो पिन प्रिक, पुलवामा में लोग मारे जाएं तो पिन प्रिक, पहलगाम में उर्स मारे जाएं तो पिन प्रिक है, 26/11 पिन प्रिक है। मतलब कि जो हिंदुस्तान के ऊपर वार करे, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर वार करे, उसको हसबुल्ले साहब कहते हैं ये पिन प्रिक है। ताज्जुब की बात है। लेकिन कुछ बात तो हुई होगी, कोई बातचीत जरूर हुई होगी कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अब तो हम भी कह सकते हैं भाई कि बातचीत होनी चाहिए, हमें भी छूट मिल गई, क्योंकि अगर आरएसएस कहती है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। फिर एक दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो जो चल रहा है ना, विवाद चल रहा है, जो वॉर चल रही है। उन्होंने कहा कि ये एक विकेड माइंड, मतलब कि जो मानसिक सोच ऐसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो किसकी मानसिक सोच की बात कर रहे थे? उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था, जिससे हम दोस्ताना करते हैं उसकी मानसिक सोच पे ये टिप्पणी करते हैं। जिससे हम पूछते हैं कि भाई हमें तेल खरीदने की इजाजत दो, वो कहते हैं कि मानसिक सोच की, उसके बारे में मानसिक सोच की टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो तेल के बारे में सारा विवाद हो रहा है, वॉर हो रही है,
और आने वाले दिनों में वाटर पे वॉर होगी, पानी पे वॉर होगी। वो सही कह रहे हैं। हम तो कई बार ये बात हम दोहरा चुके हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए। तो शुरुआत आरएसएस से होनी चाहिए, सरकार से होनी चाहिए, फिर बाकी लोगों के ऊपर लागू होनी चाहिए। पहले तो इलेक्शन में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनको बंद करो। वो जो बड़ी 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 शादियां होती हैं सब बंद करो। और सिंप्लिसिटी की बात करते हैं बहुत। मैंने बड़ी सिंप्लिसिटी, सरकार के लोगों के जो रहन सहन का तरीका, जितनी सिंप्लिसिटी मैंने देखी वो तो कमाल ही है। ऐसा ही मतलब कि विश्व में ये उदाहरण है सिंप्लिसिटी का, जिस तरह से ये अपने। फिर उन्होंने सनातन धर्म की बात की। ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है उन्होंने जो कही कि सनातन धर्म हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है। वो सही भी है। ये तो विवेकानंद ने भी कहा था कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और हिस्टोरिकल बात है, ऋग्वेद के वक्त से ये जुड़ा हुआ है, सैकड़ों साल हो गए। लेकिन सनातन धर्म का असली मतलब क्या है आप लोग जानते हो? शायद लोग नहीं जानते। इसका मतलब है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो। आप टॉलरेंस अपनाओ, टॉलरेंस अपनाओ, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो विवेकानंद जी ने की थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो रेफ्यूजीज को अपनाता है, उनकी रक्षा करता है। रेफ्यूजीज की रक्षा करो। यह भी सनातन का एक धर्म है। प्योरिटी ऑफ लाइफ, सिंपल लिविंग, ऑनेस्टी, सच्चाई। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके ये जो कहते हैं ये करते हैं। वो कह सकता है इस देश में कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो दूसरों को प्रोसिक्यूट करते हैं और अपनों को बचाते हैं, ये सच्चाई का रास्ता है। और जो वाणी में जो जो क्या पॉइजन, विष जो फैलाते हैं, वो सनातन धर्म की बात है। ये सनातनी है ही नहीं। इनको सनातन धर्म का मतलब ही नहीं मालूम कि सनातन धर्म होता क्या है। और ये बात सनातन धर्म की करते हैं। अब तमिलनाडु में के जो उनके लीडर हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते क्योंकि सनातन धर्म कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं। सनातनी कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में बिलीव नहीं करते। ले तो यहां तो कॉन्फ्लिक्ट रोज होता है। इसीलिए कई लोग बौद्ध धर्म को अपना गए। इसीलिए तभी तमिलनाडु में ये बयान आया कि हम सनातन धर्म के खिलाफ हैं। उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी की है। सनातन वो है जो भेदभाव नहीं रखे किसी के साथ, कास्ट सिस्टम में खत्म करे, कास्ट सिस्टम को इक्वालिटी करे। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो ये सनातनी है, ना ये ऑस्टेरिटी में बिलीव करते हैं, और सत्ता को इनका इतना मोह है। और जिसको भी सत्ता का इतना मोह, वो सनातनी कभी हो ही नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ, क्या हम करने वाले हैं और किस तरह से हम ये जो आर्थिक स्थिति संकट में जो हम फंसे हुए हैं, क्या हम करेंगे उस संकट के बारे में। I just wanted to mention as to how अच्छे दिन have finally arrived
because our dear Prime Minister used to talk about Achhe Din before 2014, that we will bring Achhe Din. And today, after the rise of petrol prices of 3 rupees, by 3 rupees, diesel by 3 rupees, CNG by 2 rupees, Amul milk prices by 2 rupees, it's obviously clear that Achhe Din are here. The fact of the matter is that our economy is in deep trouble. It's in deep trouble for the simple reason that we have not been able to take care of the economic consequences of the war that is taking place between the US, Israel, and Iran. On the 28th of February, the US attacked Iran, and since then, ships from the Hormuz have not been moving. They're all stationed there. And only recently, while President Trump was in China, ships of Chinese origin were allowed, owned by Chinese, were allowed to pass through Hormuz. But we know that in the ultimate analysis, it's going to impact the Indian economy in a big way, for the simple reason that our agriculture will be impacted because there will be shortage of urea, and therefore agricultural production will be impacted. In fact, in countries like Vietnam, the rice production is not going to happen. Our prices will go up. There'll be shortage of oil. And because there'll be shortage of oil and the prices of oil will go up, there'll be inflation. And as it is, you know that billions of dollars have moved out of the country. The Reserve Bank of India extremely worried about it. It was $38 billion moved out in 1 year alone. And now we have about over $600 billion. So the Reserve Bank of India has said that we cannot afford for the rupee to be 95. I remember our dear Prime Minister, when he was not the Prime Minister, said that, look, why is the rupee only at 58? It should be even less. And now the rupee is at 95. And soon, if things go as they are, and if this government continues to follow the same economic policies, it will hit a century. So how is this inflation going to impact ordinary people in our country? They should have taken care. They should have ensured that there are reserves of oil in this country for at least 3, 4, 5 months. That also was that course that was also not adopted. So there are no real reserves, only for 20 odd days. And now we have sought permission from the United States that, look, allow us to buy oil from Russia. What do we do? I mean, this is the state of our country. Obviously, this party which is ruling this nation is only interested in winning elections, not really considering what the state of the nation is. The other thing I wanted to talk about is Mr. Hozbollah's remark about Pakistan. He has said that track to diplomacy must continue, that India must leave the option of talking to Pakistan. I mean, suddenly you have the RSS, and you remember then the RSS was banned as an organization. At that time, they had to give an undertaking that henceforth they won't dabble in politics at all, because they are a social organization. But of course, as you know, since 2014, RSS has not been a social organization at all. It is a highly powerful political organization. In fact, people believe that the policies of the BJP in many ways are at the direction of the RSS. So, you know, if Hezbollah can say that we should talk to Pakistan, and if I had said it, I would have been called anti-national. I would have been called pro-Pakistani. And what is most obnoxious about the statement of Mr. Hezbollah, and he is number 2 in the hierarchy of the RSS, is that he says that Pakistan keeps pinpricking us
And he calls 22nd November attack as pinpricks. The Pulwama attack as a pinprick, Pahalgam as a pinprick. I mean, if our parliament is attacked, he calls it as a pinprick. I don't understand what that means. It means our sovereignty is attacked, and according to the RSS, this is only a pinprick. I mean, I thought that, of course, I believe that RSS people are very patriotic, but this certainly statement is a matter of great concern as far as I am concerned. But I'm glad now the Pakistan has also responded to this, saying if India wants to have a dialogue with us, it's welcome. So I hope that the political party in power and the foreign ministry should also make a statement and respond to it and say yes or no, depending on what the policy of this government is. Of course, we have been talking to Pakistan before. Our dear Prime Minister went to Pakistan, Anand, without any scheduled meeting, as we all know. Then Mr. Hosbole has talked about wicked minds who are responsible for the war. And when asked as to who the wicked mind is, he said, I have not named anybody. But obviously, this is not a very diplomatic thing to say in the context of the fact that we rely upon the United States of America. This is a war, he says, which relates to oil, grabbing of oil as a resource. And the next war, according to him, is going to be a war for water. And therefore, he says that we must use methods of austerity, which the Prime Minister has also said. But I wonder where that austerity is. Our dear Mohan Bhagwat ji was moving around with 12 cars. Recently, he's not even in government. And behind that, of course, there's an ambulance, rightly so. And all these ministers move around with 10, 12. Even Minister of State move around with 10, 12 cars. On what basis? Well, what's the problem? I mean, we were also in government. We never used my dear colleague, Mr. Chidambaram, used one car. Many of our ministers were using just one car. We had no additional cars. So why is it so necessary that these people have to go around with these? It's like it's an event. It's a spectacle. तो 11 गाड़ियां जा रही हैं, 12 गाड़ियां जा रही हैं. Then people get to know कि कौन है ये. Then they get to know ये तो राज्य सरकार है, मंत्री है ये. भाई कौन मंत्री? फिर वो नाम बताया जाता है. Then you get to know who he is. It is to find out who the minister is that this cavalcades are done. And this is absurd. You talk about austerity. What about between 28th of February and before the election? What austerity measures were you following? Did you make an announcement of any austerity measures? No. It's suddenly after the election that you have now realized that you have to increase the price of petrol because there's going to be problem on your hands. It's going to have an economic impact that you talk about austerity. Look at the kind of money you spent. And then Hosbole also talked about Sanatan Dharam. And I mean, I wish he applies the principles of Sanatan Dharam to those who they are in proximity with, those who they support and elect them to power. Sanatan Dharam stands for truth, for tolerance, for simplicity in life, for purity of purpose, absence of hatred, community of purpose. That's what Sanatan Dharam was. Right from the Rig Veda. These are the principles that Hindu civilization has adopted, inconsistent with everything that the ruling party does in this country. Inconsistent with everything. And they call themselves Sanatanis. Which is shocking. Which is why in Tamil Nadu there are voices which say that we don't accept it because the kind of caste dominance, ultimately Sanatan Dharam believes in the dominance of the Manusmriti, of the upper castes. That's why he said we don't believe in it. And many of them, of course, many of the scheduled castes, scheduled tribes have embraced Buddhism because of this. So
let's not talk about Sanatana Dharam as a principle without embracing it as a way of life. And they are far away, and I don't call them Sanatanis at all. They don't believe in Sanatana Dharam. It is the simple, ordinary folk who help or simple, ordinary people in the neighborhood to lead simple, ordinary lives are Sanatanis, not these people. But anyway, now that Achhe Din have come, see, it is our duty as responsible citizens of this country to support the nation in every possible way. And we all do support the nation in every possible way. But those in power must realize that supporting the nation means supporting people at the bottom of the ladder, ensuring that the last man has enough to eat, has opportunities so that he can change his status in life. It should not be the dominance of 1 or 2% of Indians who control all the wealth of India, or at least 40% of the wealth of India. That has nothing to do with Sanatana Dharam. That has nothing to do with the principles on the basis of which this constitution was framed and this constitution dreamt of the India of the future. That is Viksit Bharat. Thank you. So, RSS, Mr. Usable and some other RSS functionaries just a few weeks back had also visited the US. Now, some in the opposition have alleged that the US may have a hand in, nudging RSS to talk in favor of a dialogue. How do you? This is speculation. I possibly cannot comment on it. Whether it is at the instance of the US, maybe Hospole Dattareji actually believes that there should be a dialogue, as many sensible people believe that in the ultimate analysis, lack of dialogue leads us nowhere. So, I think that this is a sensible statement. Whether the Foreign Ministry of External Affairs accept this statement or not, I don't know. But certainly it's something that I support. At least now I won't be called anti-national if I say let's talk to Pakistan. Sir, on the NEET paper leak issue, Union Education Minister Mr. Dharmendra Pradhan today addressed a press conference. He said that he acknowledged, in fact, that it's a breach in chain of command and the paper is rescheduled for 21st June. Pretty late in the day, no? From 2016, it's been happening. 2016, 2019, 2021, and now in 26, 24 also. So all these years, what was he doing? What do I mean? I don't understand. I mean, we know what the problem is. We should have had a solution much earlier. And why do you keep quiet so many days? Suddenly he's made this statement, no? All this has been happening all so many days. People have, and look at those children. Where do they go? Can you imagine poor people who have to give an exam, from poor families? It's an opportunity for them. Sometimes, you do well in an exam. Sometimes you do badly in an exam. It depends on the day, no? Many children who would have passed may not pass the next time. That's very unfair to them. And you can't hold an exam. You can't hold an exam and you want to run this country. How is it possible? So what do you think of the Bodhshala complex judgment by the Madhya Pradesh High Court? Don't want to respond to any of that. Sir, there's one more question. Adani and his nephew has been asked to pay $80 million. It was reported that he allegedly bribed a few Indian officials. Look, this is something that there's an allegation against him, right? And he has neither denied or accepted. Well, that's for him. You ask him. No, see, I know nothing about these facts, right? If a government has chosen to do A, B, or C, it's for that government to decide, right? That government is a foreign government. I can't comment on it, right? And if an industrialist enters into some kind of a compromise, what have I got to do with it? All that we want is that
the people of this country should be empowered and the wealth of this country should be distributed, right, in a manner which does not create a feeling amongst the people of this country, which is happening, that a few people in this country own 40% of the wealth of this country. Sir, as you talked about the Sanatan Dharma, we are seeing the statements from Tamil Nadu, like Mr. Udayanidhi Stalin, the former Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, he said the Sanatan Dharma should be eradicated. And the same statement. He's talking about the caste system in that context, as you know. You see? He's talking about the value system that Sanatan adopts, which they don't actually act upon. Sanatan Dharma is ingrained in Hindu civilizational culture, right? But the present ruling establishment is far away from Hindu civilizational culture. That's the reality. They don't believe in purity of thought. They don't believe in tolerance. I mean, if you propagate violence, I mean, what has happened in West Bengal after the election? Is that an act of Sanatanis? Not an act of Sanatanis. What happens when somebody says Goli Maro? It's an act of Sanatanis. When some people live in this ostentatious style, you know, the lifestyle that they lead, is that anything to do with Sanatan Dharma? Sanatan Dharma, the person who, I mean, it's the Gandhiji who was a true Sanatani. Simplicity, purity of thought, purity of purpose, tolerance. That's the essence of Sanatan Dharma. But not violence, not hatred, not ensuring that you go away to Pakistan, or you not accept refugees who have come here in difficult situation. That's nothing to do with Sanatan. So therefore, I think he's right. Thank you.